Hello and welcome to Tathastu ICS. My name is Aman Shukla. So in this lecture, we are going to cover the timeline of the modern Indian history because people often confuse in the timeline, in the chronology. So in order to solve these problems, हम यहाँ पर इनको लेकर के आए हैं जिसमें हम 1757 से लेकर के जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर पूरी तरीके से अपना जो रूल है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, वहां से लेकर के 1947 जब हमें आजादी मिलती है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलता है, तब तक की एक पूरी क्रोनोलॉजी, एक पूरा का पूरा टाइमलाइन हम आपके लिए बताएंगे. एंड इट वुड बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि कहां पर किस तरीके से कौन कौन सी इवेंट्स हुई हैं, कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए हैं और कौन कौन से गवर्नर जनरल किस किस टाइम पर इन चीजों को कंप्लीट किए हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री एक टाइमलाइन है, पूरी की पूरी हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजी है. बिकॉज हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स, स्टडी ऑफ दी ट्रेजेडीज. तो इन सब की स्टडी है, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम इनकी स्टडी करेंगे तो इट वुड बी इजियर. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इन चीजों को. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1757 से लेकर के 1947 तक की पूरी हिस्ट्री हमें पढ़ने की जरूरत है. तो सबसे पहले सबको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है. ये ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कि ब्रिटेन से आती है, ठीक है, और ब्रिटेन से आकर के यहां पर एस्टैब्लिश होती है, कोलकाता में एस्टैब्लिश होती है. उसके बाद डिफरेंट सिटीज में, जैसे कि मसूलीपट्टनम हो गया, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मसूलीपट्टनम हो गया, इसके अलावा सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है. यानी इनिशियली अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर्स के रूप में, एक ट्रेड करने के उद्देश्य से, ट्रेड करने के पर्पज से इंडिया आती है. बट लेटर ऑन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये रूल करने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ही कमियां होती हैं, इंडियंस की ही कमियां होती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में इनको रूल करने का मौका मिल जाता है. अगर बात करें इंडिया में उस समय रूलिंग गवर्नमेंट की, इंडिया में अगर बात करें डोमिनेंस की, तो उस समय मुगल अंपायर चल रहा था. और मुगल अंपायर में जिस समय ये लोग आते हैं उस समय सबसे इंपॉर्टेंट समझना होगा हमें कि कहीं ना कहीं जहांगीर रूल कर रहा था. जहांगीर के बाद फिर धीरे धीरे करके ऐसे डिफरेंट रूलर्स आए. औरंगजेब के बाद से इनकी जो जड़ें हैं, इनके जो रूट्स हैं और ज्यादा मजबूत होने लगी है. तो 1600 में ये आते हैं. बेसिकली 1617 में जहांगीर थॉमस रो को एक फरमान यहां पर इशू करते हैं. 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है. जैसा कि मैंने बताया, फ्रेंच जो है ब्रिटिशर्स की एक बहुत ही बड़ी राइवलरी था, उनकी एक राइवलरी था. इसके लिए कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है, जिसकी वजह से, जिसे नाम दिया गया है कार्नेटिक वॉर भी जिसको बोलते हैं. और ये लड़ाई जो है डोमिनेंस को लेकर के होती है, इन ऑर्डर टू गेट दी एक तरीके से समझो कि भारत पर अधिकार जमाने के लिए, भारत पर अपने राइट्स को पूरी तरीके से दिखाने के लिए ये लड़ाई होती है. हालांकि इसमें जो विक्ट्री मिलती है बाय हुक और बाय क्रूक ब्रिटिशर्स को मिल जाती है, उसमें रोल कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव का भी होता है, उसमें रोल कहीं ना कहीं मुनरो का भी होता है. सबके अलग अलग जो है रोल होते हैं. और हार जो है, इसमें हार की वजह बनती है डुप्लेक्स का वापस लौट जाना. उसके अलावा फ्रेंच की कुछ गड़बड़ियां, उनकी ही गवर्नमेंट कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार जाते हैं. इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, इसके बारे में समझेंगे कि 1717 में फर्रुखश शेर जो था, उसने एक फरमान जारी किया जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं. यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, उसका पूरा का पूरा टाइम जो है चेंज हो जाता है. उसके बाद नादिर शाह इन्वेट करता है इन 1739. आपको पता है कि नादिर शाह ने जिस तरीके से भारत को लूटा था, जिस तरीके से भारत पर अटैक किया, कहीं ना कहीं नादिर शाह यहां पर बहुत ज्यादा मास किलिंग करता है. और यहां से जैसा कि पता है आपको कि पीकॉक थ्रोन, इसके अलावा कोहिनूर, ये सब उठा करके लेके चला जाता है. पूरी दिल्ली को बहुत ही ब्रूटली तरीके से यहां पर लूटता है. उसके बाद फिर जो है 1748 में पहली बार फर्स्ट इन्वेजन ऑफ द अहमद शाह अब्दाली, वो हमें देखने को मिलता है. उसके बाद 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. लेकिन इस ट्रीटी का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसी समय 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है. बैटल ऑफ प्लासी कहीं ना कहीं इसमें मीर जाफर जो होता है, जो कि इनका एक तरीके से मिलिट्री जनरल होता है सिराजुद्दौला का, वो धोखा कर देता है, जिसकी वजह से जून 1757 में, चूंकि आप यहां पर देखिए फरवरी 1757 में अलीनगर ट्रीटी साइन होती है. इस अलीनगर ट्रीटी के बाद जून, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बाद जून 57 में हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच होता है. यहां पर कहीं ना कहीं
ब्रिटिशर्स की जो एक तरीके से डिप्लोमेसी होती है, ब्रिटिशर्स की जो चाल होती है, उस डिप्लोमेसी, उस चाल, उस कूटनीति में यहां पर ट्रैप हो जाते हैं सिराजुद्दौला, और कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला ये बैटल हार जाते हैं। और जैसे ही सिराजुद्दौला ये बैटल हारते हैं, वैसे ही 1757 में मीर जाफर को एक पपेट, एक टाइटलर नवाब ऑफ द बंगाल, यानी कि एक पपेट बना करके एक वहां पर बिठा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर नवाब तो बनाती है मीर जाफर की, मीर जाफर केवल वहां पर गवर्न करता है, बाकी जितने भी रेवेन्यू राइट्स होते हैं बंगाल के, वो सारे के सारे कंपनी के पास चले जाते हैं। यानी एक तरीके से देखो, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंपनी टू कॉन्क्वेयर इंडिया, टू रूल ओवर इंडिया इनडायरेक्टली। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद मीर जाफर जब इनकी बात धीरे धीरे देखते हैं कि मीर जाफर भी इनकी बात नहीं मानता है, तो 1759 में ब्रिटिशर्स जो है मीर जाफर को भी हरा देते हैं बैटल ऑफ चिंसूरा में। 1760 में मीर कासिम जो है वो एक नया नवाब बनता है, लेकिन मीर कासिम जो है थोड़ा ईमानदार, कहते हैं कि थोड़ा मीर जाफर से तो ठीक ही था। उसे बाद में पता चलता है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इसको इस गद्दी पर बिठाए हुए हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ जाता है। और 1761 में उसी दौरान, उसी समय मराठास जो होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी हार होती है, उनको हार जाते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड सदाशिवराव भाऊ, तो जिसमें मराठों की हार हो जाती है और यहां से मराठा अंपायर कहीं ना कहीं एक तरीके से डिक्लाइन के फेज पे आ जाता है। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। ये जो बैटल ऑफ बक्सर होती है ये 3 लोगों के बीच में होती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये बैटल ऑफ बक्सर हमें 3 लोगों के बीच में होती है, एक नवाब ऑफ अवध, सेकंड नवाब ऑफ बंगाल, एंड थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है यहां पर शाह आलम, ही इज नथिंग बट द मुगल एम्परर, तो यहां पर अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल एम्परर, ये 3 लोग एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होती है ब्रिटिश मिलिट्री, जो कि इनको हरा देती है। यानी कि बैटल ऑफ बक्सर में जो है ये तीनों लोग हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से। जब हार जाते हैं तो इनको एक पैक्ट, एक ट्रीटी पर साइन करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं मैक्सिमम टेरिटरी जो होती है वो अंग्रेजों को मिल जाती है, ब्रिटिशर्स को मिल जाती है। और इसके अलावा जो दीवानी राइट्स यानी कि जो टैक्स कलेक्शन के जो राइट्स होते हैं, दीवानी राइट्स, कहां के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स होते हैं वो भी ब्रिटिशर्स को यहां पर मिल जाते हैं। ये हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 1765 में क्लाइव जो है डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये बंगाल का है, उसे इंट्रोड्यूस करता है। ये डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट मींस ये होता है कि भाई सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू राइट्स जो होंगे वो अलग होंगे और इसके अलावा जो मिलिट्री या फिर जो अलग अफेयर्स होंगे वो अलग होंगे, तो इसे हम डायरकी बोलते हैं। डायरकी इन बंगाल केम इन 1765। देन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है और रेगुलेटिंग एक्ट पास होने से कंपनी को एक नई इंट्रोडक्शन, एक नई आइडेंटिटी, एक नई पहचान मिलती है और यहां से कहीं ना कहीं जो है एक नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेट कर दिया जाता है और वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। ये हमें देखने को मिलता है। देन व्हेन इट कम्स टू 1775, तो एज वी नो कि यहां पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, जिससे जो फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा होती है ये कहीं ना कहीं एंड हो गई होती है। इसके बाद we can see the 1786 कॉर्नवालिस become the गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कॉर्नवालिस आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन करके। ये 2 शर्तें रखता है। पहली शर्त ये कि भाई इसे जो है मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर होना चाहिए। दूसरी शर्त ये रखता है कि अगर जो काउंसिल है, काउंसिल ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उस काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर भी ये लेता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं 1793 में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड होता है, ठीक है, जॉन शोर के द्वारा। जॉन शोर ने भले ही इसका, लेकिन इसको जो रियल में स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट गोज टू दी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसके बाद फिर 1798 में आपको पता है यहां पर धीरे धीरे करके वेलेस्ली आएंगे, 4th एंग्लो मैसूर वॉर होगा। फिर 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम, फिर जो कि रीड और मुनरो इसे यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। रैयतवाड़ी में, रैयत मींस किसान जो होते हैं, यानी कि किसान और जो ब्रिटिशर्स होंगे उनका डायरेक्ट जो है अब कनेक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि जो किसान होंगे डायरेक्ट टैक्स जो है वो देंगे, ठीक है। फिर 1822 में महालवाड़ी सिस्टम जो कि हमें देखने को मिलता है होल्ट मैकेंजी के द्वारा, ये बहुत ज्यादा फेमस होता है। फिर 1828 में 29 में ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजाराम मोहन राय एंड एबोलिशन ऑफ सती भी हमें देखने को मिलता है 1829 में। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के थ्रू हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को भी इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है और यहां से एजुकेशन सिस्टम पे काफी एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूवाइज किया जाता है। 1855 में संथाल रिवोल्ट होता है
और बिल्कुल डोंट फॉरगेट कि 1857 में हमें सबसे बड़ा रिवॉल्ट देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही फेमस यहां पर एक इवेंट होती है, एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है। ये हमें यहां पर देखना पड़ेगा। 1857 में जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस का रिवॉल्ट होता है और इस रिवॉल्ट में डिफरेंट लोग, अगर हम बात करें, वो यहां पर पार्ट, जैसे कि झांसी की रानी तात्या टोपे, ठीक है, ये सारे लोग जो है इसमें अहमदुल्ला शाह, सारे लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसपे जाहिर सी बात है जितने भी लोग होते हैं उनको ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए उनको पनिश किया जाएगा। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच में 1861 में, याद रखना, 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट इट वाज पास्ड एंड सिविल सर्विसेज वाज ओपनड फॉर द ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, है ना। तो ये बेसिकली सिविल सर्विसेज एक्ट पास होता है। 1885 में, जैसा कि सबको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये फॉर्म होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने का मतलब ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होगी अब पूरी तरीके से भारत को, इंडिया को एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हम इसीलिए हारे थे क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की, कहीं ना कहीं लीडरशिप की हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम यहां पर 1885 में हमें यह चीज देखने को मिलता है। देन दिस इज द इमरजेंस ऑफ द एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड 1905। ये यहां से एक पूरा का पूरा जो इंडिया की हिस्ट्री है, जो इंडिया की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वो पूरी तरीके से चेंज होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि 1905 में सबसे पहली जो घटना होती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल को बांट देता है। इसके अलावा वहीं से फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो फॉरेन जितने भी चीजें हैं उन सबको जो है बाइकआउट करना शुरू हो जाता है, उन सबको बाइकआउट करना। 1906 में, उसी के जस्ट एक साल बाद, ढाका में मुस्लिम लीग यहां पर फाउंड होती है बाय द लीडरशिप ऑफ द आगा खान। नेक्स्ट 1907 में सूरत स्प्लिट, यानी कि कांग्रेस यहां पर दो खेमे में, दो पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम एक गरम दल और एक नरम दल बोलते हैं। और यहां से फिर एक इमरजेंस ऑफ मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट भी ये देखने को मिलता है, मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट का इमरजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। देन 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कम्युनल इलेक्शन, यानी कि कम्युनलिज्म का जो पहला स्टेप है, यहां से ये क्रेडिट जाता है लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। इसके बाद 1913-14, ये अब वो समय है जब महात्मा गांधी यहां पर इंडिया आएंगे और यहां पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे और कहीं ना कहीं इंडिया में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी इवेंट्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक बहुत ही फेमस एक इवेंट होती है गदर पार्टी, जो कि इंडिया के बाहर होती है कहीं ना कहीं। और गदर पार्टी के समय एक इंसिडेंट होता है एक जहाज का, जिसको हम, एक शिप का, जिसे हम कहते हैं कामागाटा मारू। तो ये जो कामागाटा मारू है, ये इंसिडेंट भी देखने को मिलता है हमें। और उसी दौरान 1916 और 18 में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता होता है, जिसकी लीडरशिप करते हैं यहां पर अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद फिर, और यहीं पर मुलाकात होती है महात्मा गांधी की रामचंद्र शुक्ला से, जो उनको बुलाते हैं चंपारण के लिए, और वो चंपारण जाते हैं और चंपारण में वो सत्याग्रह, वो मूवमेंट करते हैं। उसी समय इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हमें देखने को मिलती है। चंपारण सत्याग्रह हमें 1917 में देखने को मिलता है, यानी कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और यहां से महात्मा गांधी जब ये पूरी तरीके से इस मूवमेंट को, इस सत्याग्रह को पूरी तरीके से सक्सेस कर लेते हैं, उसी समय डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता है। और महात्मा गांधी जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, और उसी समय खेड़ा एक आंदोलन होता है, खेड़ा भी होता है, लेकिन ये 1918 तक की बात है। लेकिन इस समय एक जो सबसे बहुत ही हम कह सकते हैं कि दर्द भरी घटना होती है इंडिया में, 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है। इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जाकर के कुछ लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, जिसके चक्कर में जनरल डायर जो होता है वो उन पर बड़ी ही दरिंदगी से उन पर गोलियां चलवा देता है और बहुत सारे हजारों लोगों की जान चली जाती है, हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। और ये वही समय होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पास होता है 1909 का, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं।
और ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, इस मैसेकर की पूरी घटना को इसकी जांच करने के लिए, इसको पूरी तरीके से रिफाइन करने के लिए कि क्या वाकई में जो गोलियां चलवाई हैं डायर ने वो सही था, इसके लिए हंटर कमीशन यहां पर आता है जो अपनी रिपोर्ट देता है। 1920 1922 एक वो दौर होता है जब वापस से इंडिया में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम इज नथिंग बट कि अब हम अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानेंगे। उसके पीछे का कारण देते हैं कि अंग्रेज हमारी बात नहीं मानते हैं, जब होता है गोलियां चलवा देते हैं हमें, तो हम उनकी बात क्यों माने, और उसी समय खिलाफत भी जो है स्टार्ट हो जाता है। देन चौरी चौरा इंसिडेंट किसी से छुपा नहीं है, एंड एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये भी 1922 में खत्म हो जाती है। आपको पता है कि चौरी चौरा बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, इसे कोई भूल नहीं सकता है कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जो है उड़ा दिया जाता है। देन व्हेन इट कम्स टू 1923 इसमें हमें स्वराज पार्टी स्टैब्लिश होती हुई दिखाई देती है। 1924 में फॉर्मेशन ऑफ HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पे आता है, जिसमें यहां से नए तरीके से भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल या फिर और भी अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे जो रेवोल्यूशनिस्ट हैं, ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अब हमें देखने को मिलते हैं। उसी समय काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर 1926 में नौजवान भारत सभा फाउंडेड बाय भगत सिंह, ये हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी मिलती है। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, क्योंकि 1919 में, क्योंकि यहां पर एक बात बोली गई होती है, 1919 में जो हमने पढ़ा था अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें यह था कि इंडिया में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी पूरी जांच के लिए, इंडिया में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी पूरी की पूरी जांच के लिए एक कमीशन आएगा हर 10 इयर्स पे। यानी कि इसको आना था 29 में, लेकिन 2 साल पहले आ गया। और प्रॉब्लम क्या थी, ये इस कमीशन के जितने भी लोग थे वे सारे के सारे फॉरेनर्स थे, जबकि इंडियन ने ये कहा कि अगर ये सारे के सारे फॉरेनर्स हैं और इंडिया का कल्चर फिर ये कैसे समझ पाएंगे। यानी कि इसमें कोई ना कोई इंडियन, टोटल 7 लोग थे और इस 7 में 7 के सातों जो थे वो सारे के सारे फॉरेनर थे। तो इंडियंस की ये डिमांड थी कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम इंडिया so that they can understand the culture and the language and the other things of the Indian people। तो यहां पर इसके लिए जो है बहुत ज्यादा प्रदर्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, इसके अगेंस्ट में कैंपेन चलता है जिसमें बहुत प्रॉब्लम चलती है। और इस जैसे कि कुछ जगहों पर तो बड़े बड़े लीडर्स इसको जो है सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय, और जिसके चलते लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और उनकी डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की डेथ होने से जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, जिनमें कि भगत सिंह शामिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस चक्कर में होता क्या है कि भाई लाला लाजपत राय जो है वो उन सबके हीरो थे, उन सबके नेता थे। जब उनको मार देते हैं तो फिर यहां पर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में गुस्सा आ जाता है। उसके चलते वो लोग सैंडर्स, जो कि उस समय लाठियां बरसवाई थी, सैंडर्स की हत्या कर देते, गोली मारकर सैंडर्स को गोली मार देते हैं, ठीक है। ये भी हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते फिर वहीं से फिर भगत सिंह कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल के रूप में देखे जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाद में फिर असेंबली के बम वाली सिचुएशन होती है जिसमें खुद को वो गिरफ्तार करवा लेते हैं, हम उनको समझेंगे अभी। उसके बाद फिर बारदौली, ये मूवमेंट बहुत जरूरी है, बारदौली सत्याग्रह ये बहुत जरूरी है। फिर 1929 में भगत सिंह और उनके जो साथी लोग होते हैं ये सभी लोग असेंबली में बम फेंक देते हैं। रीजन क्या है बम फेंकने का, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमको समझना होगा, क्योंकि इसके पहले ये जितनी भी चीजें, जितनी भी घटनाएं, जितनी भी इवेंट्स करते थे या जितनी भी बदमाशियां करते थे, तो उसमें लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भगत सिंह या उनके लोग जो है, ये सारे लोग जो है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये तो अपना काम कर जाते हैं और इसके बदले में हम लोगों को, जो इनके ग्रुप के लोग हैं, इनकी कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी फैमिली के लोग हैं, पीछे इनकी फैमिली के लोगों को बैक ऑफ दी स्टोरी इनको जो है झेलना पड़ता है, इनको जो है परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको आकर के परेशान करते हैं। तो जब असेंबली में बम फेंका जाता है तो बम फेंक करके यहां पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। और गिरफ्तार करवाने के बाद ये कहते हैं कि देखिए जी, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे, इसलिए खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। और ये वो दौर होता है जब वापस से भगत सिंह दोबारा रिवाइव नहीं होते हैं। फिर 1930 में गांधी जी जो है, ये गांधी की कुछ डिमांड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च भी यहीं पे गांधी जी करते हैं, ठीक है, नमक सत्याग्रह। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये बहुत जरूरी है समझना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास होता है। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का लगभग 80% या 70% मान के चल रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है वो इसे अडॉप्ट करती है। देन इसी बीच में हम देखते हैं कि भाई 1931 से 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलती है। उसके बाद 1932 में सेकेंड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें जिसमें कांग्रेस इसे अटेंड करती है, कम्युनल अवार्ड होता है, पूना पैक्ट हो जाता है, जिसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में समझौता होता है येरवड़ा जेल पुणे में। उसके बाद फिर ये 1935 एक्ट पास होता है। सॉरी, तो ये चीज इसको इस तरीके से समझने की आप कोशिश करें। नाउ फिर यहां पर देखते हैं एक बहुत ही, यहां पे 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जिसमें पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग पास करती है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन होता है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलती है। और उसी समय सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी वहां पर फॉर्म होती है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है वह बाहर जाकर के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को इंक्लूड करने का काम करते हैं अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। और ये वो दौर होता है जबकि हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बिजी होते हैं कहीं ना कहीं बाहर, वो बिजी होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम वापस से इस लड़ाई से निकल करके आएंगे तो इंडिया को जो है हम इंडिया से वापस से इंडिया को गुलाम बनाएंगे। लेकिन इंडिया ने इस बात का मौका उठाया, इस बात का फायदा उठाया, इस मौके का फायदा उठाया, और फायदा उठा करके वो सिर्फ एक ही बात रखती है, हम अपने सोल्जर्स इस लड़ाई में लड़ने के लिए तभी देंगे जब आप हमें आजादी दे देंगे, जब आप हमें। तो इसके चक्कर में उन इंडियंस को शांत करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। लेकिन क्रिप्स मिशन चूंकि ना सेटिस्फाई कर पाता है मुस्लिम लीग को और ना सेटिस्फाई कर पाता है कांग्रेस को। अच्छा, ये वो दौर था जब हमने क्या देखा कि चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान जो है एकदम नजदीक आ चुका था, हमारे करीब आ चुका था, तो हम कहीं इंडियंस कहीं जापान से हाथ ना मिला ले, इसके चक्कर में इंग्लिश ने, अंग्रेजों ने सारी जितनी भी बोट्स होती हैं, जितना सब कुछ सब खराब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वो बिजी रहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इधर उनके लिए देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कहीं इंडियंस जो उनके साथ ना मिल जाए। एक तो वैसे ही जापान ब्रिटिशर्स के या ब्रिटेन के अगेंस्ट है, और अगर ऐसे में अगर इंडिया भी उनके साथ हो गया तो अपनी बहुत बड़ी टेरिटरी, अपनी बहुत बड़ी कॉलोनी यहां पर ब्रिटिशर्स खो देंगे। इसीलिए इसके चलते जो है वो इंडियंस को समझाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजते हैं कि नहीं नहीं, हम आजादी के बाद आपको इस वर्ल्ड वॉर के बाद आपको आजाद कर देंगे। तो हालांकि मानते नहीं ये लोग। अच्छा, इसके चलते होता क्या है कि वो लोग क्योंकि सारा का सारा जितना भी खाना पीना होता है सब अपने लड़ रहे सोल्जर्स को पहुंचा देते हैं, सारी नाव डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे एक ग्रेट फेमाइन हमें 1943 में देखने को मिलता है। फिर 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट और वेबल प्लान आता है। फिर उसके बाद 1946 में हमें कैबिनेट मिशन देखने को मिलता है। ये कैबिनेट मिशन हमें काफी हद तक संतुष्ट करता है, कैबिनेट मिशन हमें काफी हद तक जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन की कुछ बातों को मुस्लिम लीग भी यहां पर मान लेता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन होता है, कांग्रेस को बहुत सीटें मिलती हैं, इसमें देखने को मिलता है, और वहां से एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, क्योंकि यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू करती है, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। इसीलिए अब इंडिया के लिए जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का यह कहना था हम तो आपको आजाद कर देंगे, हम तो आपको आजादी दे देंगे, लेकिन हमें हमारी आजादी देने के बाद आपके यहां क्या कोई ऐसा रूल, नियम, कानून, डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से आप पूरे देश को चला सको? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाओ। वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद 1947 में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्लेमेंट एटली, वो घोषणा करते हैं कि हम 15 अगस्त को जो है भारत को आजाद कर देंगे, भारत को ब्रिटिशर्स के हाथों से मुक्त कर देंगे। हालांकि अभी यहां पर डोमिनियन वाली बात करी जाएगी कि इंडिया विल बी द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटेन, मतलब सारी की सारी इंटरनल जो पावर होगी वो तो इंडिया के पास होगी, लेकिन यहां पर जो कहीं ना कहीं कंट्रोल में होगा वो आपका ब्रिटिशर्स के हाथों में रहेगा। देन 1947 का माउंट बेटन प्लान आता है, ठीक है। ये माउंट बेटन जो कि यहाँ के गवर्नर जनरल बन करके आते हैं, माउंट बेटन प्लान में पूरी तरीके से एक भारत को आजाद करने के, इंडिया को फ्रीडम देने की एक प्रोसेस बताई गई होती है। और उसके बाद फिर 1947 एक्ट में अल्टीमेटली इवेंचुअली जो है भारत की आजादी की घोषणा कर दी जाती है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है, और जिसके चलते हमें आजादी मिल जाती है। 1947 में हमें आजादी मिल जाती है। हालांकि आजादी भारत को तो मिल जाती है, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको भारत को कंसोलिडेट करना, जिनको भारत को संभालना जरूरी होता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसली स्टेट्स को एक करना, लिंग्विस्टिक के बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म करना, ट्राइबल कंसोलिडेशन, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा फिर उनके साथ वल्लभ भाई पटेल जी और भी लोगों ने मिलकर के इंडिया को कंसोलिडेट करने का काम शुरू किया। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है।
मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर इस टाइमलाइन को हम सिर्फ इतने पे फोकस करें तो हमें लगता है कि ये पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री विद इन 25 डेज या फिर विद इन 30 डेज ये पूरी की पूरी कवर हो सकती है। तो बेहतर तैयारी के लिए इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। दिस इज द होल टाइमलाइन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1600 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द 1947 द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। थैंक यू सो मच।